बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी तक मैंने आपको ये सिखाया कि इसमें दो डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरी वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वजह से वेलोसिटी बदलती है। और जब भी एक से ज्यादा डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन में होता है प्यारे बच्चों, तो हमें हर डायरेक्शन को अलग अलग डील करना चाहिए। जैसे हम किसी ग्राउंड में जाएं और फुटबॉल खेलें, और आपने इस फुटबॉल को इस तरह से किक किया और कोई इसके ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ कर दे कि रास्ते में फुटबॉल कैसे चली, तो इस तरीके का पाथ होगा। एम आई राइट? तो आप देख सकते हैं कि ये फुटबॉल अपनी जगह से आगे भी जा रही है, फिर ऊपर भी गई है, नीचे भी गई है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन का इसमें डिस्कशन है। बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसको मैं एक्स से, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसको मैं वाई से अगर रिप्रेजेंट करूं, तो सबसे पहले मैं इस यू के कंपोनेंट करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चों एक से ज्यादा डायरेक्शन अगर सवाल में है तो हर डायरेक्शन को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए यू के कंपोनेंट करने पड़ेंगे जिससे पता चल जाए इसका कौन सा कंपोनेंट एक्स में और कौन सा कंपोनेंट वाई में जा रहा है। ओके, ये पिछली क्लास में हो चुका है, एक बार जल्दी जल्दी बता रहा हूं बस। मतलब एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। और यहीं पे समझदार बच्चों ने देख लिया होगा कि सर ने यू पाई को यू साइन थीटा लिखा है, माइनस यू साइन थीटा नहीं लिखा। इसका मतलब सर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाएगा। तो यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा। बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। और आप जानते हो कि अर्थ जो है वो तो हर ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी तरफ ही खींचती है, तो जी की डायरेक्शन जो है वो हमेशा डाउनवर्ड है, इसलिए ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। मुझे लगता है हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली थी, आपके रजिस्टर पे देखिए वो लिखी होगी वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। हमने सेकंड इक्वेशन बना ली थी वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो फिर हम वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वी वेक्टर होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अगर मैं आपसे उस टाइम वेलोसिटी पूछूं तो आप वेक्टर एक्सप्रेशन भी बता सकते हो, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, और आप उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो। कैसे? अंडर रूट लगा के, कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। अगर इतना हो गया हो तो परमिशन दीजिए, आगे चलते हैं। तो ये जो एक्स डायरेक्शन का डिस्कशन चल रहा है बच्चों, इधर हेडिंग डला हुआ है एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे मैं सिर्फ एक्स की बात करूंगा, इधर सिर्फ वाई की बात करूंगा। तो सिर्फ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही क्यों? आइए कोई और इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा कर देखते हैं। अगर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को अप्लाई किया जाए, तो बस x डायरेक्शन में अलग से कीजिएगा और y डायरेक्शन में अलग से कीजिएगा, राइट? तो प्यारे बच्चों, जब आप x डायरेक्शन में इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हो तो सारा का सारा डेटा x डायरेक्शन वाला रखोगे। ओके यशवी? मतलब u जो है वो x डायरेक्शन का बेटा ux, और a जो है वो भी x डायरेक्शन का, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी x डायरेक्शन का। अभिषेक समझ में आ रहा है बेटा? और ऐसे ही y डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट भी y डायरेक्शन का, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन का, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का, ठीक है? और पीयूष, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती ना, इसलिए टी के साथ x और y नहीं लिख रहा। रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। तो बच्चों ux की वैल्यू है u cos थीटा मल्टीप्लाइड विद टाइम, और जैसा कि तुम हो अच्छे बच्चे, लिखा है ax जीरो, तो ax को यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, इसलिए सिर्फ u cos थीटा इंटू टी दिखाई देगा। बच्चों x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं x मान लेता हूं, लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ x डायरेक्शन इज x। तो ये हाजिर है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3।
इसी तरह से यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद टी। ए वाई बच्चों ये देखो ना, यहाँ पे माइनस जी है, तो ए वाई की जगह तुमने माइनस जी लिख दिया, इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को तुमने वाई मान लिया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। ओके, तो कितनी इक्वेशन बन गई टोटल? 4। इक्वेशन 1 जो पिछली क्लास में बना चुका हूं, इक्वेशन 2 पिछली क्लास में बना चुका हूं। क्या थी इक्वेशन 1? Vx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। सेकेंड इक्वेशन क्या है? Vy इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। थर्ड इक्वेशन आज बनाई, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अब मैंने हेडिंग डाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, बेटा ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया उसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो बच्चों जब भी आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताना चाहते हैं, जब भी आप ये बताना चाहते हैं कि पार्टिकल ने क्या पाथ फॉलो किया, उसकी क्या इक्वेशन है, जब भी आप ये बताना चाहते हैं, तो इसका मतलब, इसका टेक्निकल मतलब कि आप पार्टिकल के एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन बताना चाहते हैं। क्या कहा मैंने? लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हेडिंग में लिखो इट इज द इक्वेशन विच रिलेट्स, it is the equation which relates displacement of x direction and displacement of y direction. It is the equation which relates displacement of x direction with displacement of y direction. किसी भी पार्टिकल के x और y डिस्प्लेसमेंट को एक ही इक्वेशन में रिलेट कर दे, उस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ओके, तो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, राइट, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, एंड y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 से मैंने t निकाल लिया और t की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रिप्लेस कर दी। t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से निकाली और इक्वेशन नंबर 4 में रिप्लेस कर दी। u से देखो u कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, x साइन अपॉन कॉस इज 10, जानते हैं ना, साइन अपॉन कॉस इज 10, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये पार्टिकल के x और y डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करती है। किसी पार्टिकल के x डिस्प्लेसमेंट का y डिस्प्लेसमेंट से क्या रिलेशन है, ये इक्वेशन बताती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। डन? जरा हाथ उठा के इशारा कर दो। चलो मैं आगे, फिर सबके हाथ नहीं उठे। एक तो ना तुम ये मत सोचा करो कि सर नहीं देख रहे हैं, आलसी हो, मैं तुम्हें सबको देख रहा होता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चैप्टर टिल नाउ
तुम्हें नहीं लिखना, मैं बता रहा हूं कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है इस चैप्टर में। मैंने पढ़ाया है एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, वाई डायरेक्शन में होगा ये, है ना। और मैंने पढ़ाया है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वेरिएबल होगी, बदलेगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। फिर मैंने पढ़ाया है Vx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी यू साइन थीटा माइनस जी टी, इक्वेशन नंबर 2। इसीलिए वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन बनेगा Vx आई कैप वी वाई जे कैप। दैट मीन्स यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है तो कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, इस तरह से आप बता सकते हैं। देन x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 3। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। x और y का आपस में रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बोलो ठीक है ना। अभी तक इतना चैप्टर मैंने पढ़ाया है, तो चलो जितना पढ़ लिया आपको पता है कि साथ साथ उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि वो हमें याद हो जाए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो एक सवाल है बच्चों, लैंग्वेज लिखेंगे। एन ऑब्जेक्ट is moving in xy plane. An object is moving in xy plane in such a way that its horizontal and vertical displacements are related as y is equal to x minus x square. Find with what velocity and at what angle. With what velocity and at what angle particle was projected. Particle was projected. An object is moving in xy plane. कोई ऑब्जेक्ट xy प्लेन में चल रहा है, इस तरह से चल रहा है कि उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है उसका आपस में रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जहां y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को और x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। विद व्हाट वेलोसिटी एंड एट व्हाट एंगल, कितनी वेलोसिटी से और किस एंगल पर इस पार्टिकल को फेंका गया होगा। जब ये पार्टिकल फेंका गया होगा तो कितने एंगल पे फेंका गया होगा और कितनी वेलोसिटी से फेंका गया होगा, ये सवाल है। आई होप सवाल सबको समझ में आ गया। आ गया सबको सवाल समझ में? चलिए तो फिर शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको ये सोचना चाहिए कि हमने x और y का ऐसा रिलेशन कहां देखा है। अभी तो चैप्टर का हेडिंग डला हुआ है, आप जानते हो कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल को इस नजरिए से देखिए कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तब आपको क्या सोचना है, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए।
तो आपको ये सोचना चाहिए कि पूरे सिलेबस में जितना सिलेबस हमने पूरा पढ़ लिया, हमने जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसके एक्स और वाई का ऐसा रिलेशन आज तक कहाँ देखा है। तो फिर आपको याद आएगा, जी हाँ हमने ऐसा रिलेशन देखा है और उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है आइडियल रिलेशन जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो ये आइडियल रिलेशन होता है और इस पार्टिकल का ये है। तो हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। कंपेयर द गिवन इक्वेशन, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद आइडियल इक्वेशन, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद आइडियल इक्वेशन। तो आप देखो कि इस गिवन इक्वेशन में यहाँ पे x लिखा है, जबकि आइडियल इक्वेशन में यहाँ पे x टेन थीटा होता है। x टेन थीटा की जगह सिर्फ x लिखा है, x टेन थीटा की जगह सिर्फ x लिखा है, मतलब x टेन थीटा x के बराबर है। तो x को x से कैंसिल कर दिया तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1। फिर हमने सोचा कि 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो वो 1045 की वैल्यू होती है, इसीलिए थीटा आ गया 45 डिग्री। जल्दी से हाथ उठाओ इतनी बात समझ में आ गई हो तो। उसने पूछा था कितने एंगल पे फेंका और किस वेलोसिटी से फेंका, तो देखो आधा आंसर आ चुका है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा है सिर्फ एक्स स्क्वायर, जबकि आइडियल इक्वेशन में होता है जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जहां होना चाहिए वहां सिर्फ एक्स स्क्वायर है, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इसकी जगह सिर्फ ये है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1। दैट मीन्स जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज 1। और थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, थीटा तो हमने पहले ही निकाल दिया, दैट इज 45 डिग्री। इसीलिए g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1। g अपॉन टू यू स्क्वायर, बच्चों कॉस 45 1 बाई रूट टू होता है, पर ये कॉस 45 का स्क्वायर है तो 1 बाई रूट टू का स्क्वायर, इसीलिए g अपॉन टू यू स्क्वायर इंटू 1 बाई टू इज 1। 2 से हो गया 2 कैंसिल, यू स्क्वायर को इधर राइट में शिफ्ट कर दिया, राइट में शिफ्ट कर दिया तो आ गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी, और जी होता है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियरली। तो अगर यू स्क्वायर 10 है तो यू की वैल्यू है अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। उसने पूछा था कितनी वेलोसिटी से फेंका और किस एंगल पे फेंका, तो हमारा आंसर है कि आपने अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब 3.14 मीटर पर सेकेंड से फेंका, और कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे आपने फेंका होगा। समझ में आ गया हो तो प्लीज गिव मी रेस्पॉन्स। मुदिता, अनिकेत, यशवी, न्यासा, सक्षम, गुरांश, अभिषेक, सार्थक, प्रखर, पुलकित, पीयूष, परिधि, रितिका एंड तनिष्क। बच्चों अगला सवाल तुम्हारे लिए, जरा देखो कितना समझ में आ गया तुम्हें। रिपीट एज प्रीवियस, रिपीट एज प्रीवियस इफ y is equal to alpha x minus beta x square। रिपीट एज प्रीवियस मतलब बिल्कुल पिछले सवाल वाली ही लैंग्वेज है, बस इक्वेशन बदल दी है। पिछले सवाल में इक्वेशन दी थी y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एग्जामिनर कह रहा है कि अगर वो इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ना होकर y इज इक्वल टू एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर होती, तो आपके आंसर क्या होते, थीटा क्या होता, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती। तो मैं वेट करूं फिर 2 मिनट का, 2 मिनट दिए मैंने तुम्हें।
और याद ये रखना बच्चों कि हमेशा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ही ऑप्शन में होती है, इसलिए जितना सिंप्लीफाई कर सकें उतना सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तनिष्क गर्ग, थीटा का आंसर मिल गया मुझे आपका। यू भी बताइए। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एल्फा। काफी बच्चों ने ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एल्फा एंड यस दिस आंसर इज राइट। अभी मुझे यू और चाहिए, दो पार्ट है ना, थीटा भी बताना है यू भी बताना है, तो प्लीज अब यू पर। और मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए, याद रखना। चलिए मेरी बारी। तो बच्चों आप फिर से वही लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद आइडियल इक्वेशन y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta, what we have, where it should be x tan theta, it is alpha x। जहां x tan theta होना चाहिए वहां उसने अल्फा x दिया है, मतलब x tan theta की वैल्यू अल्फा x है। दैट मीन्स tan थीटा अल्फा है और थीटा टेन इनवर्स अल्फा है। आई एम हैप्पी। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का है। जरा हाथ उठा देना कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए थे। ओके, तनिष्क, न्यासा, गुरान, शनिकेत, रितिका, मुदिता, परिधि, प्रखर, पीयूष, पुलकित, यशवी, बहुत बढ़िया बच्चों। और इसी तरह से वेयर इट शुड बी जी एक्स स्क्वायर, where it should be gx square upon 2u square cos square theta, it is beta x square. So these two must be equal, x square cancelled, and we have g is equal to beta times of 2u square cos square theta. g is equal to beta 2u square cos square theta। और यहां पर अब कुछ बच्चों ने थीटा को टेन इनवर्स अल्फा पुट कर दिया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ साथ लिखें, प्लीज आप अभी मेरे साथ साथ ना लिखें। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर क्या कर दिया है कि ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, तो g इज इक्वल टू बीटा टू यू स्क्वायर कॉस थीटा की जगह उन्होंने लिख दिया है टेन इनवर्स अल्फा और उसका स्क्वायर, और यहाँ पर छोड़ दिया है अपने आंसर को। जरा हाथ उठाइए कितने बच्चे हैं ऐसे।
थीटा की जगह लिख दिया है tan इनवर्स अल्फा और उसका कर दिया है स्क्वायर। ऐसा किया है तनिष्क ने, अनिकेत ने, पीयूष ने, रितिका ने। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंसर गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। पर मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि अगर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म कोई हो सकती है तो फिर वो आपके सामने उसे ही ऑप्शन में रखता है। सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव में यही फर्क है। सब्जेक्टिव में आपके पास थोड़ी फ्रीडम होती है कि आप अपने हिसाब से आंसर को लिखाएं। सब्जेक्टिव एग्जाम में आप इस आंसर को लिखाइए, कोई गलत नहीं बोलेगा इसको, क्योंकि आपने ठीक बात लिखी है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो आपको उसकी मर्जी का ही ऑप्शन चुनना है, और वो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आंसर हो सकता है वो ऑप्शन में देगा। तो देखो मैंने 2 स्टेप हटाए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। ये बताओ कि क्या मैं, जैसे लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू एल्फा, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एल्फा अपॉन वन। एल्फा अपॉन वन भी तो एल्फा ही होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू एल्फा को मैं लिख सकता हूँ एल्फा अपॉन वन। और ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? देखो ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा जो 9th-10th क्लास में पढ़ा था, तो वो सिर्फ किताबी भाषा ही नहीं है, उसको यूज भी कीजिए। बच्चों tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू एल्फा अपॉन वन का यही मतलब हुआ ना। गिव मी रेस्पॉन्स इन कमेंट बॉक्स। tan थीटा इज इक्वल टू एल्फा मतलब tan थीटा इज इक्वल टू एल्फा अपॉन वन, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पे अल्फा लिख दूं और बेस पे वन लिख दूं तो tan थीटा हो गया ना एल्फा अपॉन वन। और पाइथागोरस लगा के कह दूं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। जरा यस सर भेजते रहो कमेंट बॉक्स में। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस मिल गया, तो फिर मैंने पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनियस निकाल लिया, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मुझे तलाश थी कॉस थीटा की, क्योंकि जी जो है वो है बीटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी। तो क्या मैं इसी राइट एंगल ट्राइंगल से कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनियस कह सकता हूं? इसी राइट एंगल ट्राइंगल से कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनियस कह सकता हूं। और अगर तुम ये अलाउ करते हो तो चलिए फिर ये वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। बीटा इंटू 2u स्क्वायर, बेटा कॉस थीटा है 1 अपॉन अंडर रूट एल्फा स्क्वायर प्लस वन, पर मुझे करना है उसका स्क्वायर। इसीलिए g इज इक्वल टू बीटा 2u स्क्वायर और ये 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। हम ढूंढ रहे हैं u स्क्वायर की वैल्यू। तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये लेफ्ट साइड में पहुंचा मल्टीप्लाई में, तो g इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस वन। और ये जो 2 बीटा यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में था ये इधर डिवाइड में पहुंचा इज इक्वल टू यू स्क्वायर। इसीलिए u की वैल्यू आ गई अंडर रूट में g अपॉन 2 बीटा एल्फा स्क्वायर प्लस वन। अब जल्दी से बता दो कि ये ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है या वो जो कॉस इनवर्स टेन इनवर्स या जो भी वो लिखा हुआ था वो ज्यादा सिंप्लीफाई था। तो ऑब्वियसली एग्जामिनर ये वाला ऑप्शन रखेगा वहां पे। समझ गए ना, अंडर रूट जी बाई टू बीटा एल्फा स्क्वायर प्लस वन। तो इसीलिए एक अच्छे स्टूडेंट को बिल्कुल अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को रेगुलर यूज करना चाहिए कि अगर हम टेन थीटा निकाल चुके और हमें कॉस थीटा की जरूरत है, तो जैसे पिछले सवाल में इट वाज इजी कि थीटा ही 45 था, तो हमें cos 45 की वैल्यू पता थी। अदरवाइज जब tan थीटा पता है तो अरेंज इट ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन यू कैन फाइंड व्हाटएवर यू वांट, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, आई सेड व्हाटएवर यू वांट। तो फिर क्यों इनवर्स वगैरह में लिख रहे हो? बोलो, बात समझ गए ना तुम? अगला सवाल।
बच्चों y इज इक्वल टू, मैं किससे बात कर सकता हूं, प्लीज जरा हाथ उठाना, किस किस से बात कर सकता हूं? सार्थक भटनागर, प्लीज अनम्यूट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सार्थक। सार्थक, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं बेटा? किताबी भाषा नहीं चाहिए, अपनी लैंग्वेज में बता दो। जिसके अंदर एक्स वाई प्लेन को हम कंसीडर करते हैं। दोबारा कोशिश करो सार्थक। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं? आपको कहना चाहिए बेटा, आपको कहना चाहिए सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम उस इक्वेशन को कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को या एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट करती है। क्या कहना चाहिए सार्थक, बोलना दोबारा। सर जो इक्वेशन किसी ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करती है, यस, रिलेट करती है, उनमें रिलेशन रिलेट बताती है। करती है। या जो इक्वेशन किसी ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को या एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट करती है, उनमें रिलेशन बताती है, उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। द इक्वेशन विच रिलेट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, और वो इक्वेशन क्या है सार्थक? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यस सर। हाँ अनुष्का, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है बेटा, तो अब तो काफी कॉन्सेप्ट आपका निकल गया। आपको कैसे फिर आज की क्लास समझ में आएगी बच्चे? अब रिकॉर्डिंग देखना अनुष्का। 3 बजे क्लास होती है बेटा, तो एग्जैक्ट 3 बजे शुरू हो जाती है, 3 to 4 होती है क्लास, है ना, लाइव क्लास। तो 3 बजे से एंट्री करनी चाहिए अनुष्का, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बीच में से एंट्री करोगे तो अगला सवाल बच्चों ये है कि ये है ग्राउंड, और ग्राउंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक फुटबॉल को, याद रखिएगा कि अभी मैं आपको फुटबॉल मैच की बात बता रहा हूं, क्रिकेट मैच की नहीं। पीयूष हाथ उठाओ, कहां पर हो? हाथ उठाओ पीयूष, अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पीयूष। पीयूष, एक फिजिक्स स्टूडेंट की तरह सोचकर ये बताओ कि फुटबॉल मैच और क्रिकेट मैच में डिफरेंस क्या है? स्पोर्ट्स की वे में सर भी पूछ रहा हूँ। यस सर। फुटबॉल में तो सर हम मतलब पैराबोलिक पाथ बनेगा फुटबॉल का, और लेकिन सर क्रिकेट में ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? तो कोई और बना के दिखा दे मुझे, चल बता, यस चल प्रैक्टिकली सोच के बता। शॉट मारा, क्या स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है कभी? सर, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, हमेशा ही पैराबोला होगा। ये डिफरेंस यस नहीं है, सर। कुछ और बात है, सोच के बता। एक फिजिक्स स्टूडेंट की तरह कौन बच्चा मुझे बता सकता है हाथ उठा के कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फुटबॉल मैच एंड क्रिकेट मैच? कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। स्पोर्ट्स नहीं पूछ रहा हूं, फिजिक्स स्टूडेंट के नजरिए से पूछ रहा हूं। एनीवन? नो? सुनो बच्चों, ज्यादातर, है ना, देखो ज्यादातर, वैसे तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं, पर मैंने कहा ज्यादातर, ये ग्राउंड है, तो ज्यादातर क्या होगा, मैक्सिमम केस में क्या होगा, 70 to 80% केस में क्या होगा कि जब क्रिकेट बॉल को हिट किया जाएगा तो उस टाइम उसकी जमीन से कुछ हाइट होगी। जरा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। जब बॉल को बैट हिट करेगा, जब बॉल को बैट हिट करेगा तो उस टाइम बॉल जमीन पर नहीं, जमीन से कुछ ऊंचाई पर होगी। बैट बॉल खेलते हो ना, अरे छत पे खेलते होगे, ग्राउंड में नहीं खेलते होगे तो थोड़ा तो खेलते होगे। क्या बिल्कुल जमीन पे पड़ी होती है बॉल जब उसमें बैट मारते हो तुम? या थोड़ी सी जमीन से ऊंचाई होती है, बैट के मिड ऑफ द बैट पे आती है, बढ़िया शॉट जाता है, सिक्स लगता है? बोलो बोलो, जल्दी रिप्लाई करो। 70 to 80% केसेस में बॉल की, क्रिकेट बॉल की ग्राउंड से कुछ हाइट होती है जब उसको हिट किया जाता है, और उसके बाद ये बॉल ऐसे जाके या तो कहीं जमीन पर गिरती है
या ऐसा भी हो सकता है कि ये यहां से गई लेकिन रास्ते में ही किसी ने कैच कर ली, इस जगह किसी प्लेयर ने कैच कर ली, राइट। इसका ये मतलब हुआ कि फिजिक्स स्टूडेंट इसमें ये देख रहा है कि बॉल को इनिशियली जहां से फेंका गया और बॉल फाइनली जहां पर पहुंची, ये अलग अलग लेवल है। बॉल को जहां से फेंका गया था वो ये लेवल था, इस लेवल से बॉल को फेंका गया था, और फाइनली ये बॉल अगर ग्राउंड पे गिरी तो इस लेवल पे जाके गिरी, इस लेवल पे। और ये दोनों लेवल सेम नहीं है, बल्कि इनके बीच में कुछ हाइट है। और अगर इस बॉल को किसी प्लेयर ने, किसी फील्डर ने यहां पर कैच कर लिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस केस में भी अगर हम देखें तो जिस टाइम बॉल को फेंका गया तो वो ये लेवल, इस लेवल से फेंका गया, और बॉल जहां कैच हुई वो ये लेवल है, और ये दोनों लेवल भी सेम नहीं है, बल्कि इनके बीच में भी एक हाइट है। से यस और नो। इसका ये मतलब हुआ कि क्रिकेट मैच में बॉल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम लेवल पर नहीं होती, जनरली बात कर रहा हूं मैं, है ना। 90% केस की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि कोई परफेक्ट यॉर्कर मारी हो किसी अच्छे बॉलर ने, और वो बिल्कुल जिस टाइम जमीन पे टकराई हो, बिल्कुल जब जमीन पे टकराई ही हो, उसी टाइम बैट्समैन भी उतना ही कमाल था, उसने यहीं से उठा दी ऊपर और उठा के सिक्स मार दिया। ये भी पॉसिबिलिटी है। यस और नो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके अनुष्का, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। ये जाके ऐसे ग्राउंड पे गिरे तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसलिए मैंने कहा कि 90% केसेस में, क्योंकि देखो ना, परफेक्ट यॉर्कर है ना, उसके बाद फिर वो बैट्समैन भी उतना अच्छा हो, ग्राउंड से ही उठा दे, और वो फिर ग्राउंड पे जाके गिरे भी, कोई कैच भी ना करे, स्टेडियम में जाके ना गिरे, ग्राउंड पे ही गिरे, तो ये रेयर केस है। तभी मैंने कहा कि 90% केसेस में बॉल जिस लेवल से टकराई, मतलब जिस लेवल पे वो थी जब बैट से टकराई, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल, और उसके बाद जहां वो जाके गिरी वो सेम लेवल हो, ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन फुटबॉल में 90% केसेस पे आ जाओ भाई, फुटबॉल में 90% केसेस पे आ जाओ। जब आप फुटबॉल मैच देखते हो तो ये तो फैक्ट है ना कि आपने बॉल को जब किक किया तो वो ग्राउंड पर थी, है ना। 90% केस की बात कर रहा हूं, 10% तो यहां पे भी एक्सेप्शन है, हवा में बॉल हो तभी उसमें आपने किक कर दिया, ये भी पॉसिबल है, लेकिन 90% केस में। और उसके बाद ये फुटबॉल जाकर भी ग्राउंड पर ही गिरती है 90% केसेस में। ऐसा नहीं होता कि जो आपका प्लेयर है, रोनाल्डो है, उसने फुटबॉल को किक किया और वो जाके वहां जो ऑडियंस है उसमें जाके गिरी, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता ना, 90% केस की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन तो हो ही सकता है। तो ये फुटबॉल ग्राउंड से किक की जाती है, ग्राउंड में जाके गिरती है। इसका मतलब फुटबॉल मैच जब भी मैं कहता हूं तो उसकी एक खास बात यह है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम लेवल पे होते हैं, उनके बीच में लेवल डिफरेंस नहीं होता। जरा हाथ उठा के रेस्पॉन्स दे दो अगर बात समझ में आ गई हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट मैच एंड फुटबॉल मैच, है ना। फिजिक्स स्टूडेंट के लिए डिफरेंस है। और देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब चीजें आप इस चैप्टर में सीखेंगे आगे आगे बढ़ते हुए। तो ये जो सवाल आपके सामने है, ये फुटबॉल मैच का सवाल है, जिसमें बॉल को जैसे यहां से फेंका गया, तो रास्ते में ना ये कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा था, या यहाँ पे कोई दीवार थी, ये कोई दीवार थी या ये कोई पर्सन खड़ा था रास्ते में, इस जगह जहां से बॉल को फेंका गया। ये दीवार या ये पर्सन यहां से 4 मीटर आगे था, और इस दीवार की ऊंचाई 3 मीटर थी। इस दीवार की ऊंचाई 3 मीटर थी, या इस पर्सन की ऊंचाई 3 मीटर थी, जहां से बॉल को फेंका गया वहां से 4 मीटर आगे ये है। और बॉल को कुछ इस तरह से फेंका गया कि बॉल जस्ट इसके ऊपर से, देखो जस्ट ऊपर से गई है, ऐसे समझो जैसे बस टच कर ही दिया हो, जस्ट, है ना, बिल्कुल बराबर से निकल के इसके सर के ऊपर से, इस दीवार के जस्ट ऊपर से निकल के और इधर जाके ग्राउंड पे गिरी है। और जहां पर ये ग्राउंड पर गिरी है वो पोजीशन जो है बच्चों, जहां पे ये ग्राउंड पर गिरी जाके, वो पोजीशन दीवार से या इस पर्सन से दूसरी तरफ 12 मीटर दूर है।
डायग्राम बनाया जाए प्लीज। 12 मीटर दूर है, तो इस सवाल की लैंग्वेज क्या होगी? इस सवाल की लैंग्वेज क्या होगी? A ball is projected with some velocity at some angle. A ball is projected with some velocity at some angle from ground. And it just grazes, बिल्कुल छू कर निकल जाना। It just grazes a vertical wall. It just grazes a vertical wall of height 3 meter, कॉमा लगा के, which was 4 meter away, and then hits the ground, 12 meter away, 12 मीटर दूर, 12 meter away from bottom of the wall, find velocity and angle of projection. Find velocity and angle of projection. डन? लिख लिया? किसी का छूटा तो नहीं? देखिए, और अब मैं किससे बात करते हुए सवाल सॉल्व करूं? जरा हाथ उठा दो प्लीज। ये बॉल हमने ग्राउंड से यू वेलोसिटी से फेंकी थीटा एंगल पे। उसने कहा कि ये जस्ट इस दीवार के ऊपर से निकली और दीवार को क्रॉस करके दूसरी तरफ जब ग्राउंड पे गिरी तो दीवार से 12 मीटर दूर गिरी। आपको क्या क्या बताना है? एक तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब u, और एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा, है ना बच्चों? ये सवाल पढ़ के ये डायग्राम खुद बनाना है। सवाल की जो लैंग्वेज है वो पढ़ के ये आप खुद बना सकें डायग्राम, कितना एक्सपर्ट होना है आपको। राइट? बना सकते हैं ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कूल। तो चलिए कैसे सॉल्व होगा ये सवाल। बच्चों जब ये बॉल यहां पर थी, एनीवन जरा हाथ तो उठाओ, किससे बात करूं? जब ये बॉल यहां पर थी, इस जगह थी। यस पीयूष, अनम्यूट करना जरा। यस सर। बेटा जब ये बॉल यहां पर थी तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे? सर x में 4 और y में 3। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन से 4 मीटर आगे और 3 मीटर ऊपर थी, तो 4,3, वेल सेड। और जब ये बॉल यहां पर पहुंच गई पीयूष, इस जगह जमीन से टकरा गई जाके, तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा? तो कोऑर्डिनेट्स कितने थे पीयूष? सर 12 0। ध्यान से देख। यस सर, 12 x में और 0 y में। फिर ध्यान से देख।
यस अनिकेत तनिष्क सही लिखा तुमने कमेंट में। पीयूष अनम्यूट रख जरा, अनम्यूट रख पीयूष। यस सर। ओरिजिन कहाँ पर है? सर जहाँ से प्रोजेक्शन शुरू हुआ है। दिस इज 0,0 ना? यस सर। यस सर, सर 16 है ये। एग्जैक्टली ओरिजिन से ये लोकेशन 4 + 12 16 मीटर आगे है। यशवी समझ में आ रहा है? यशवी रिस्पॉन्स दो। और y कोऑर्डिनेट है इस टाइम 0, इस जगह जब ये पहुंच गया, राइट पीयूष? तो जब ये बॉल यहां पर थी इस जगह, बेटा अगर इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो जरा मुझे यहीं पर रोक देना, क्योंकि अगर आपको कोऑर्डिनेट ही समझ नहीं आए तो आगे सवाल क्या समझ आएगा। जब ये फुटबॉल यहां पर थी तो इसके कोऑर्डिनेट थे 4,3 और जब यहां पहुंची तो 16,0। यस सर। ये 4 इस जगह x कोऑर्डिनेट है और 3 इस जगह y कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही 16 इस जगह x कोऑर्डिनेट है और 0 इस जगह y कोऑर्डिनेट है, राइट पीयूष? यस सर। पीयूष अननोन क्वांटिटीज कितनी है बेटा? सर इसमें सर एंगल नहीं पता और इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता सर, 2 है। मतलब शाबाश, 2 अननोन क्वांटिटी। बेटा अगर किसी सवाल में 2 अननोन क्वांटिटीज होती हैं तो हमें इक्वेशन भी 2 बनानी पड़ती हैं पीयूष, यस सर। यस तब सर। वो सवाल सॉल्व होता है। और अगर 3 अननोन क्वांटिटी हैं तो इक्वेशन भी 3 बनानी पड़ती हैं, तब वो सवाल सॉल्व होता है। यस सर। तो इसीलिए मुझे सवाल में 2 इक्वेशन बनानी है किसी तरह से और सवाल मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे इस रास्ते पर, पूरे रास्ते पर देखो ऐसी 2 लोकेशन दिख रही हैं, एक ये लोकेशन और एक ये लोकेशन, जहां मुझे x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है पीयूष। यस सर। बेटा x और y कोऑर्डिनेट को आपस में रिलेट कर दे, ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? सर ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। जी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो मान लीजिए मैंने इस पोजीशन का नाम रख दिया पोजीशन P और इस पोजीशन का नाम रख दिया पोजीशन Q। तो पोजीशन P पर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अप्लाई कर रहा हूं। क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एम आई राइट पीयूष? यस सर। तो पोजीशन P पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 3। सर 3। और पोजीशन P पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 4। सर 4। तो 3 इज इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस g। बेटा x स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है ना, तो 4 का यस स्क्वायर सर। कितना हो जाएगा? सर 16 16। अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको यहीं छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए और नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इस डायग्राम में एक और ऐसी लोकेशन है पीयूष जहां पे मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता है, वो क्या है? लोकेशन Q। क्यू। इसीलिए इसी तरह से मैं Q लोकेशन पे भी वो इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं जो किसी पार्टिकल के x और y कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करती है, उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो लोकेशन Q पर जो है वहां y की वैल्यू क्या है पीयूष? लोकेशन Q पर सर 0। 0 है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, इसलिए y को 0 पुट कर दिया। और x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे? सर 16। तो x की जगह 16 रख दिया। 16 tan थीटा माइनस g। बेटा x स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, सर दैट मीन्स 256। 256। वेल सेड, डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप, बेटा ये नेगेटिव में जो टर्म है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं, यस सर। तो ये आ जाएगा 16 tan थीटा इज इक्वल टू g इंटू 256 अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये देखो ये एक 16 है ना और ये 256, तो ये 16 बन गया। यस सर। इसीलिए tan थीटा की वैल्यू आ गई g इंटू 16 अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एनी ऑब्जेक्शन पीयूष? नो सर। इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखी है। क्या मेरे बोलने से पहले आप बता दोगे कि आगे मैं क्या करूं? सर tan थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो।
बिल्कुल, ये भी कर सकता हूँ। और क्यों tan थीटा की ही क्यों पुट करूं? सर क्या क्योंकि सर मैं, उसमें भी हाँ नहीं पीयूष ठीक है, tan थीटा की मैं पुट कर सकता हूँ, मैंने मना नहीं किया उसको, लेकिन ये बता क्यों ना मैं इसकी वैल्यू पुट कर लूँ? यस सर इसके भी कर सकते हो आप। इसकी भी कर सकता हूँ ना, ये रहा g इंटू 16/2u² cos² थीटा। तो यस सेकंड सर। इक्वेशन से इसकी वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना, इसलिए इसको प्रीफर कर रहा हूँ। तो 3 इज इक्वल टू 4 tan थीटा बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में 3 इज इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म लिखी है g इंटू 16/2u² cos² थीटा, ये सेकंड इक्वेशन से इसकी वैल्यू किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है, तो इसकी जगह सिर्फ tan थीटा लिख दिया। 3 इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा 4 माइनस 1। So 3 is equal to tan theta into 4 minus 1 is 3. So tan theta is equal to 3/3. Say yes or no, Piyush. So यस सर tan यस सर। theta is equal to 1 और 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चे? tan सर 45। 45 डिग्री की। तो देखो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि थीटा आ गया 45 डिग्री। लेकिन हमसे सिर्फ थीटा नहीं पूछा गया था, हमसे u भी तो पूछा गया था। तो इसीलिए अब जब मैंने थीटा निकाल दिया तो किसी भी एक इक्वेशन में आप इस थीटा की वैल्यू पुट कर दें। तो जैसे मैं चूज कर रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकंड को। इक्वेशन सेकंड है tan थीटा इज इक्वल टू g इंटू 16/2u² cos² थीटा। तो थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, g की वैल्यू है 10 इंटू 16/2u² cos² थीटा। बेटा cos थीटा cos 45 1/√2 होता है ना पीयूष? तो यस सर cos यस। 45 1/√2 का स्क्वायर मैंने कर दिया। बताइए स्टेप क्लियर हुआ? यस मैंने सर। थीटा को यहाँ पे भी 45 लिख दिया, थीटा को यहाँ पे भी 45 लिख दिया, तो tan 45 और यहाँ पे cos स्क्वायर 45, cos 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और tan यस सर 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चे। तो 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 16 इज 160 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, दैट लीड्स यस टू सर यू स्क्वायर इज 160। और अगर यू स्क्वायर 160 है तो आप इसको 16 इंटू 10 भी कह सकते हैं। यस और सर। फिर आप u को √16 इंटू 10 कह सकते हैं, और यहाँ सब से आप u को 4√10 कह सकते हैं। बच्चों √10 की वैल्यू 3.14 होती है, तो यहाँ से आप u की वैल्यू कितनी बता सकते हैं? ठीक है जी, यस मीटर सर। पर सेकंड। तो आपको ये पता चल गया कि हमने बॉल को किस वेलोसिटी से फेंका होगा और कितने एंगल पे फेंका होगा। थैंक यू पीयूष, म्यूट कर लो। तो बच्चों ये हमने किसको अप्लाई करना सीखा, हम क्या सीख रहे हैं, हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा? हमने देखो कोई भी फॉर्मूला जब आप सीखते हो, है ना, अगर आप कंपटीशन देना चाहते हो, तो अगर ओनली एकेडमिक आपका टारगेट है तब तो कुछ भी रटते जाओ, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन देना चाहते हैं उनका ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जो भी फॉर्मूला सीखा वो क्यों सीखा, उसका कहां पर यूज होना है, वो किस काम में आएगा। तो आज मैंने आपको सिखाया कि ऐसी इक्वेशन जो पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को रिलेट कर दे उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। इसका मतलब जब जब हमें कोऑर्डिनेट्स रिलेट करने होंगे तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करेंगे। जैसे इस सवाल में उसने हमें हिंट दे दिया था कि बॉल जमीन पर जब गिरी तो कितना डिस्टेंस पे जाके गिरी, रास्ते में जस्ट एक दीवार के ऊपर से गई, मतलब दो लोकेशन पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दिए, तो एकदम से क्लिक होना चाहिए कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रहा है तो वो फॉर्मूला यूज होना है जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को रिलेट करता है। दैट इज वाई हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज किया और इस सवाल को सॉल्व किया। थैंक यू सो मच बच्चों, अगली लाइव क्लास में यहाँ से आगे पढ़ाऊंगा। अभी जितने फॉर्मूले बताए हैं बस उतनों की ही मैंने प्रैक्टिस करवाई है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। ओके, टेक केयर, थैंक यू। अच्छा कुछ कहना है तनिष्क को? यस तनिष्क, अनम्यूट स्पीक। यस सर। सर वो असाइनमेंट का जो आपने मतलब दिए थे क्वेश्चंस, हाँ तो उसमें वेक्टर वाले। यस सर, आंसर कॉपी जो है हम्म, उसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ब्रैकेट लगाए और ऑप्शन नहीं लिखा, तो हाँ मतलब वो मैंने इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है कि कुछ जैसे उसके एग्जाम होते हैं, जेई मेन का जो एग्जाम है ना, उसमें कई यस ऐसे सर। होते हैं सवाल जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते, उसमें आपको ना आंसर निकालना होता है। ओके, तो यस इस सर। वजह से मैंने असाइनमेंट में जानबूझ के कुछ ऐसे छोड़ दिए कि कुछ सवालों के आंसर आप खुद निकालें।
ओनली ऑप्शन की आदत ना रहे। तो प्यारे बच्चे, वो आपके जो भी आप मेरे से मैच करवाना चाहते हैं तो मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने पहले भी कहा था कि वेक्टर में जो भी आपके डाउट्स हैं या जिन भी क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं मिले, आप प्लीज वो मुझे व्हाट्सएप कर दें और मैं आपको उनके आंसर की भिजवा दूंगा, और अगर डाउट्स हैं तो उनके सोल्यूशन sir. बता दूंगा। सर अभी तो चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना अभी। हाँ हाँ, अभी हो करिए ही करिए। नहीं। तो साथ साथ भेजते रहो जो जो है, तो मैं इकट्ठे करके उनको और आपको उनका सोल्यूशन भेजता रहूंगा। यस सर। ओके चैंप। ओके।